CH328 चुटकी की एंट्री। अनन्या ने स्पिरिट वॉल कास्ट की थी ताकि स्पाइडर आरव के सोल में पेनिट्रेट न कर पाए, लेकिन डेमोनस ने अपनी तेज कास्टिंग का फायदा उठाकर आरव के माइंड को कंट्रोल कर लिया जब वो पहले ही स्पाइडर के जाल में फंस चुका था। अब डेमोनस अनन्या को निशाना बना रही थी, जो उसके लिए सबसे बड़ा खतरा थी। अनन्या की स्पिरिट वॉल्कर्स और साइकिक एलिमेंट्स के खिलाफ उसे बचा सकती थी, लेकिन आरव के फायर और लाइटनिंग स्पेल्स के सामने वो बेकार साबित होती। चाहे वो कास्टिंग बंद करती या जारी रखती, किसी भी हालत में उसकी मौत निश्चित थी। अनन्या, सावधान रहो, रुद्र और लकी ने एक साथ चिल्लाकर कहा। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि डेमोनस आरव को अपने वश में करके अनन्या को मारने की कोशिश करेगी। उनके पास अनन्या को बचाने का अब बिल्कुल भी समय नहीं बचा था। आरव का बेसिक फायर बर्स्ट स्पेल तेजी से कास्ट हो रहा था। उसने बस अपना दाहिना हाथ पलटा और एक भयंकर फायर बॉल कास्ट किया। आरव का ये बेसिक स्पेल बहुत शक्तिशाली था और इतनी नजदीकी पर अनन्या किसी भी तरह से इसे सहन नहीं कर सकती थी। ग्रुप डेमोनस की क्रूरता को देखकर दहशत में चीख उठा। उन्होंने तुरंत आरव की ओर देखा और देखा कि उसकी आंखें खून से भर चुकी थीं, जैसे उसने अपने आप पर पूरी तरह से कंट्रोल खो दिया हो। हकीकत में डेमोनस की छवि आरव की आंखों में दिखाई दे रही थी और वो एक भयंकर हंसी हंस रही थी। आरव के हाथ कांप रहे थे, शायद उसका अवचेतन उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। आखिरी पल में आरव के सबसे करीब खड़ी फियरी फिगर ने एक जोरदार चीख निकाली। अनन्या का हीलिंग स्पिरिट फाइनली काम आया और मरने के कगार पर पहुंच चुकी फियरी फिगर ने कुछ एनर्जी रिकवर कर ली। उसका पूरा शरीर फ्लेम्स में लिपटा हुआ था और वो सीधा आरव की ओर झपट पड़ी। आरव का हाथ, जिसे उसने हवा में उठाया था, अचानक से जकड़ गया। उसकी आंखों की पुतलियों का रंग तेजी से बदलने लगा, जैसे वो डेमोनस के कंट्रोल का विरोध कर रहा हो। डेमोनस ये देखकर गुस्से में आ गई कि फियरी फिगर आरव के शरीर में घुस गई थी। मारो, मारो, सबको मारो, डेमोनस पागल होकर चिल्लाई। आमतौर पर वो किसी भी इंटरमीडिएट मैजिशियन के दिमाग पर तुरंत कंट्रोल कर सकती थी और उन्हें अपने ही परिवार के लोगों पर हमला करने के लिए मजबूर कर सकती थी। लेकिन किसी कारण से इस लड़के का दिमाग किसी साधारण इंटरमीडिएट मैजिशियन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। उसने कुछ और सेकंड कोशिश की। डेमोनस को आरव के गले में लटके हुए फोकस नेकलेस के बारे में नहीं पता था, जो उसे डेमोनस के माइंड कंट्रोल से बचा रहा था। ये वही फोकस नेकलेस था जिसे आर्केन यूनिवर्सिटी के दिन सूर्यकांत ने उसे दिया था। असल में फोकस नेकलेस अकेले ही उसे एक एडवांस्ड साइकिक मैजिशियन के कंट्रोल से बचाने के लिए काफी नहीं था। लेकिन चूंकि आरव के पास 4 एलिमेंट्स थे, उसकी विल पावर सामान्य इंटरमीडिएट मैजिशियन से बहुत ज्यादा थी। फोकस नेकलेस और उसकी 4 एलिमेंट्स की एबिलिटी ने उसे ग्रुप में सबसे अलग इंसान बना दिया। साथ ही वो 8 थके हुए मैजिशियंस की तरह नहीं था, जो पहले ही कमजोर हो चुके थे। डेमोनस ने सिर्फ अनन्या से छुटकारा पाने पर फोकस किया था, लेकिन उसने अनुमान नहीं लगाया था कि आरव के पास 4 एलिमेंट्स और फोकस नेकलेस होगा। जब उसने आरव के प्रतिरोध को खत्म करने के लिए अपने स्पेल को और मजबूत किया, तब तक फेयरी फिगर आरव के शरीर में घुस चुकी थी। आरव को उस टकराव से उड़ा नहीं दिया गया था। ऐसा लग रहा था कि एक शैडो क्लोन, जो पहले आरव का था, अब वापस उसके असली आत्मा में समा गया हो। पॉजेशन, यही वो एबिलिटी थी जिसने फेयरी फिगर को सेफ जोन तक पहुंचाया था। वो किसी भी इंसान के शरीर में आसान से घुस सकती थी। वो आरव के शरीर में प्रवेश कर रही थी ताकि वो डेमोनस के माइंड कंट्रोल का विरोध अपनी मजबूत आत्मा के साथ कर सके। डेमोनस ने उन थके हुए मैजिशियंस और आरव, जो अभी भी एक इंटरमीडिएट मैजिशियन था, को कंट्रोल करने का साहस किया था, लेकिन उसने कभी भी फेयरी फिगर को कंट्रोल करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसकी असाधारण आत्मा आसानी से उसके दिमाग को नष्ट कर सकती थी। योजक चिन्ह। फेयरी फिगर ने आरव के शरीर पर कंट्रोल कर लिया था और अब आरव की फायर एलिमेंट ने अपनी पूरी एबिलिटी के साथ काम करना शुरू कर दिया था। उसकी आग, जो पहले मरने जैसी हो रही थी, अचानक फिर से भड़क उठी और चारों ओर लाल रंग बिखेरने लगी। आग की लहरें हर दिशा में फैलने लगी, जैसे कि एक गुस्सैल ड्रैगन एरिया में घूम रहा हो। आरव की आंखों से भी आग की लपटें फूटने लगी और फेयरी फिगर के कंट्रोल में वो आगे बढ़ने लगा। जमीन से फायर पिलर्स उभरने लगे, जो वातावरण को उसकी शक्ति का एहसास दिला रहे थे। आसपास की आग मानो उनके सम्राट का स्वागत कर रही थी। उस डरावने ओरा ने डेमोनस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तुम सबको एक एक करके मार डालूंगी, डेमोनस गुस्से में चिल्लाई, ये समझते हुए कि हालात अब उसके कंट्रोल में नहीं थे।
फियरी फिगर द्वारा आरव का शरीर अपने कब्जे में लेने के बाद आरव के आग की शक्ति में बहुत वृद्धि हो गई थी। डेमोनस को एहसास हो गया था कि वो अब गोविंद या आरव का सामना नहीं कर सकती, जो अब शक्तिशाली आग में घिरा हुआ था। उसने तुरंत भागने का फैसला लिया। उसके पास अभी भी फायर कैलामिटी फ्रूट था और वो जानती थी कि अगर उसने फ्रूट खा लिया तो वो आसानी से फिर से बदला ले सकती थी। वो भाग रही है, लकी ने चिल्लाकर कहा। डेमोनस की भागने की रणनीति भी काफी चतुर थी। उसने अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए अर्थवेव और दूसरे इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया, जिससे उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ गई। अच्छाई हमेशा जीतती है। अचानक एक छोटी सी मासूम दिखने वाली लड़की की आवाज हवा में गूंज उठी। आसमान से अचानक एक गोल्डन ग्लो करता हुआ जाल गिरा, ठीक वहीं जहां से डेमोनस भागने की कोशिश कर रही थी। जाल पहले से ही उसकी राह में बिछा हुआ था और जैसे ही वो दौड़ी, वो उस जाल में फंस गई और जमीन पर लुढ़क गई। रुद्र हक्का बक्का रह गया। वो जाल वही था जिसका इस्तेमाल उसने पहले वैम्पायर को पकड़ने के लिए किया था। इस जाल का बहुत ही शक्तिशाली इफेक्ट था, जो किसी के शरीर पर जलने के निशान छोड़ देता था, जैसे किसी लोहे की मुहर से दागा गया हो। आहे, जैसा उसने सोचा था, डेमोनस की दर्द भरी चीखें तुरंत गूंज उठीं। डेमोनस पहले ही फायर कैलामिटी से जल चुकी थी और अब वो किसी भी जलने वाली चीज से बेहद डरती थी। लाइट नेट ने उसकी जली हुई त्वचा को और भी जला दिया, जिससे असहनीय दर्द हुआ। मैं तुम्हें मार डालूंगी, डेमोनस गुस्से में चिल्लाई जब उसने देखा कि नेट के दूसरी ओर एक मासूम सी दिखने वाली छोटी लड़की खड़ी थी। डेमोनस ने हमेशा दूसरों के लिए जाल बिछाया था, लेकिन आज वो खुद एक छोटी बच्ची द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गई थी। ये उसकी क्रूरता और शक्ति के खिलाफ एक बड़ा अपमान था। सभी लोग हैरान थे जब उन्होंने देखा कि डेमोनस जाल में फंस चुकी है। छुटकी, जो पहले गायब थी, अब सामने आई थी। कोई भी ये नहीं जानता था कि छुटकी इतने समय से छुपी हुई थी और डेमोनस के भागने का इंतजार कर रही थी ताकि वो उसे लाइट नेट से पकड़ सके। CH-329 एक नन्ही सी जान। तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो, उसे मार दो, छुटकी ने आरव से चिल्ला कर कहा। छुटकी एक जीनियस लड़की थी जिसके रिमार्केबल सेंस थे। उसको पता था कि डेमोनस की माइंड कंट्रोल और कर्सेस लगाने की एबिलिटी कितनी डरावनी थी, इसलिए उसने नेट को नहीं पकड़ा जैसा उसने वैम्पायर के समय किया था, इसकी बजाय वो वहां से भाग गई। उसने तुरंत डेमोनस को भागने से रोकने के बाद वहां से दूर भाग गई। उसकी छोटी फिगर कुछ स्पेशल इक्विपमेंट की मदद से काफी तेजी से भाग रही थी। जब डेमोनस बदला लेने जा रही थी, तब उसने महसूस किया कि छोटी लड़की उसकी आंखों के सामने से बिल्कुल गायब हो गई थी। उसके लिए छोटी लड़की को ढूंढना नामुमकिन था, जिसने उसके सभी किए कराया पर पानी फेर दिया था और अब एक फ्लेम से भरी सुनामी उसकी ओर ही आ रही थी। आरव फेयरी फिगर की तरह हवा में फ्लोट नहीं कर सकता था, लेकिन वो फ्लेम्स की वेव पर चल कर सकता था। फ्लेम्स की वेव पर खड़े होकर डिमन किंग आरव फेरियस फ्लेम्स में घिर गया। चाहे आरव का गुस्सा हो या फियरी फिगर की नफरत, दोनों ने मिलकर आसमान को आधा काटने वाले फियरी बैटल एक्स में बदल दिया। जब फियरी बैटल एक्स नीचे स्विंग हुआ, तो हवा फ्लेम से जल गई। कोई नहीं मरेगा, सिर्फ तुम, ईविल कहीं की, आरव ने अपनी इमोशंस को फियरी फिगर के साथ मर्ज करते हुए फ्यूरियसली कहा। फियरी बैटल एक्स नीचे गिर रही थी, दुष्ट पापी को 18वें तल के नर्क में भेजने के लिए। जब फ्लेम्स अपनी सीमा तक इकट्ठी हुई, तो उसकी शार्पनेस एक रियल एक्स की तरह थी। फियरी एक्स डेमोनस के शरीर पर लैंड हुई, उसके कान फाने वाली चीख के नीचे, उसके बदसूरत शरीर को कमर से आधा काटते हुए। डेमोनस पर हमला हुआ था, लेकिन वो तुरंत नहीं मरी। फ्लेम्स उसकी कमर से उसके सिर और पैरों तक फैल गए और उसने अविश्वसनीय दर्द से जलने का अनुभव किया। डेमोनस बेतहाशा चीखी। उसको सबसे ज्यादा आग से डर लगता था। ये उसकी मौत का सबसे क्रूर तरीका था। फिर भी उसकी चीख के बावजूद किसी ने भी उस पर दया नहीं दिखाई। उसका सहन किया गया दर्द ज्योति और कृति, माँ और बेटी, द्वारा अनुभव किए गए दर्द की तुलना में कुछ भी नहीं था। काला पेंडेंट, जो आमतौर पर आसपास की मृत आत्माओं को अब्जॉर्ब करता था और उन्हें सोल एसेंस में बदलता था, इस बार पूरी तरह से चुप था। जब आधे में कटी हुई जली आत्मा हवा में तैरने लगी, पेंडेंट ने इस गंदी आत्मा को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। यहां तक कि काले पेंडेंट को भी उसकी आत्मा से इतनी घृणा हो रही थी कि उसने उसे दुनिया से पूरी तरह मिटा देना ही सही समझा। आसपास की आग अभी भी जल रही थी, उसकी लपटों की रोशनी में महल का मलबा बिखरा हुआ था, जहां पहले बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी।
अब वहां कुछ नहीं बचा था सिवाय एक बड़ी तबाही के। फियरी फिगर धीरे धीरे आरव के पास से उठी। आरव ने कोई असहजता महसूस नहीं की, लेकिन जब उसने फियरी फिगर का पीला चेहरा देखा तो उसके मन में चिंता उभर आई। फियरी फिगर पहले ही फायर पिलर हिल पर गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी, फिर भी वो उसे यहां तक फॉलो करती रही और इस खतरनाक लड़ाई का हिस्सा बनी रही। उसकी बची हुई जीवन शक्ति अब लगभग खत्म हो चुकी थी। अब जब डेमोनस मर चुकी थी, फियरी फिगर की जिंदगी का अंत भी नजदीक था। आरव ने डेमोनस के शरीर की तलाशी ली और उसकी स्पेस ब्रेसलेट से फायर कैलामिटी फ्रूट को ढूंढ लिया। जैसे ही उसने फायर कैलामिटी फ्रूट निकाला, छुटकी ने तुरंत चिंतित होकर कहा, जल्दी उसे बचाओ। आरव ने बिना देरी किए फियरी फिगर को फायर कैलामिटी फ्रूट दिया। फियरी फिगर ने अपने कांपते हुए हाथों से फल को सावधानी से पकड़ा। जल्दी खा लो, आरव ने उदासी से कहा। फायर कैलामिटी फ्रूट ही उसकी जान बचाने का आखिरी रास्ता था। अब जब डेमोनस का अंत हो चुका था, फियरी फिगर के लिए यही उम्मीद थी कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा एक बार जब वो फायर कैलामिटी फ्रूट खा लेगी। लेकिन फियरी फिगर ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसने फायर कैलामिटी फ्रूट को निहारते हुए एक जेंटल और प्रेम भरी नजर डाली। आरव सहित सभी लोग इस नज़ारे को देखकर पूरी तरह से उलझन में थे। फायर कैलामिटी फ्रूट अमूल्य थी, लेकिन ये फियरी फिगर की जान से ज्यादा कीमती कैसे हो सकती थी? वो अपनी जान बचाने के लिए फायर कैलामिटी फ्रूट क्यों नहीं खा रही थी? आरव ने कंफ्यूजन के साथ उसे देखा और फियरी फिगर ने बिना कुछ कहे फल को अपने हाथों में थामे रखा, जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रही हो। आरव कुछ कहने ही वाला था जब फियरी फिगर ने अपनी बची हुई थोड़ी सी एनर्जी को हल्के से फायर कैलामिटी फ्रूट पर फूंक दिया। हवा में उसकी एनर्जी की लहरें फैल गईं और आरव उसकी जीवन शक्ति को महसूस कर सकता था, जो अब बहुत कम बची थी। वो इतना शॉक था कि उसने उसे रोकने का सोचा भी नहीं। आरव के मन में एक के बाद एक सवाल उमड़ने लगे। क्या फियरी फिगर अपनी समझ खो चुकी है? उसने फायर कैलामिटी फ्रूट क्यों नहीं खाया अपनी जिंदगी बचाने के लिए? क्यों उसने अपनी आखिरी बची हुई जीवन शक्ति इस फल पर फूंकी? आखिरकार ये तो बस एक फल है, अगली फायर कैलामिटी के बाद फिर से एक और फ्रूट हासिल किया जा सकता था। तुम क्या कर रही हो? आरव ने फियरी फिगर से सवाल किया, उसकी आवाज में गहरी उलझन थी। फियरी फिगर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से फायर कैलामिटी फ्रूट अपने हाथों में उठाया और उसे जेंटली निहारने लगी। अचानक फायर कैलामिटी फ्रूट का सख्त बाहरी खोल क्रैक हो गया। उसका एक हिस्सा टूटकर जमीन पर गिर गया। आरव हैरान होकर देखता रह गया। एक छोटी सा हाथ उस क्रैक हुए हिस्से से बाहर निकला। ऐसा लग रहा था कि ये छोटा सा क्रिएचर बाहर की दुनिया को देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था। उसकी छोटी सा हाथ बाहर की ओर पहुंचकर एक्साइटमेंट में शेल को खोलने की कोशिश कर रहा था। ये छोटा हाथ आरव की उंगली जितना मोटा था, लेकिन उसकी संरचना आग जैसी थी, हल्की और कमजोर, जैसे एक हल्की सी हवा का झोंका भी इसे बुझा सकता था। उसकी मौजूदगी एक नाजुक लौ की तरह थी, जो किसी भी पल बुझ सकती थी। ये क्या है? आरव ने कंफ्यूजन लुक के साथ फायर कैलामिटी फ्रूट से बाहर निकलने वाले छोटे क्रिएचर को देखा। शेल के अंदर से निकलने के बाद ये छोटा क्रिएचर पूरी तरह से जीवंत था। ज्यादातर क्रिएचर जब अपने नाजुक स्टेज में होते हैं तो रोते हैं, लेकिन ये क्रिएचर आग से बना हुआ था और बहुत एक्साइटेड। जैसे ही उसने शेल से निकलकर दुनिया में कदम रखा, उसने एक्साइटमेंट से फायर कैलामिटी फ्रूट के टूटे हुए हिस्से को उठाया और उसे एक गिलहरी की तरह कुतरने लगी। उसके छोटे हाथ पैर और गोल नन्हा शरीर उसे एक क्यूट डॉल की तरह मासूम बनाते थे। उसकी आवाज एक छोटे से नवजात बिल्ली के बच्चे जैसी मध्यम और प्यारी थी। ये फ्लेम बैले है, अनन्या की शांत आवाज सुनाई दी। आरव की आंखें अचरज से चौड़ी हो गईं। ये वही फ्लेम बैले थी जिसे वो इतने समय से ढूंढ रहा था। लेकिन ये पूरे समय फायर कैलामिटी फ्रूट के अंदर छिपी हुई थी। नहीं, ये सही नहीं था। क्या फायर कैलामिटी फ्रूट ही फ्लेम बैले थी? यूनिक क्रिएचर, फ्लेम बैले, इस फायर कैलामिटी फ्रूट के अंदर पनप रही थी और उसने इसी में से जन्म लिया था। आरव ने अनन्या की बात याद की कि कोई भी इंसान फायर कैलामिटी के तुरंत बाद फायर कैलामिटी फ्रूट को क्यों ढूंढता है, क्योंकि वो जल्दी गायब हो जाता है। अब ये साफ था कि फायर कैलामिटी फ्रूट गायब नहीं होता था, बल्कि ये फ्लेम बैले के एम्ब्रियो स्टेज का अंत होता था। फियरी फिगर किसी प्राइसलेस खजाने की रक्षा नहीं कर रही थी, बल्कि एक जीवित क्रीचर, फ्लेम बैले की सुरक्षा कर रही थी। आरव पूरी तरह से हैरान था। फायर कैलामिटी फ्रूट असल में फ्लेम बैले का जन्मस्थान था।
फियरी फिगर की सारी कोशिशें सिर्फ इस नन्ही सी जान को सुरक्षित रखने के लिए थीं। अनन्या ने एक गहरी सांस ली और कहा, फायर कैलामिटी कई सालों में सिर्फ एक बार होती है, और स्टारी ट्री तभी एक फायर कैलामिटी फ्रूट उत्पन्न करता है, जो फ्लेम बैले के एम्ब्रियो स्टेज का प्रतिनिधित्व करता है। मिस ज्योति को एक बूढ़ी फ्लेम बैले ने बचाया था, जिसने अपनी जान की कीमत पर एक नए जन्म न लिए फ्लेम बैले को बचाया था। फियरी फिगर की ये सारी कोशिशें सिर्फ इसलिए थी कि फ्लेम बैले का नया जीवन सुरक्षित रहे, और वो अपनी बची हुई जीवन शक्ति इस मासूम क्रीचर पर निछावर कर रही थी। CH-330 आरव की गरीबी। उसकी आत्मा को दूसरी जीवन के बलिदान के जरिए बचाया गया था। तभी से वो फायर पिलर हिल पर स्टारी ट्री के पास रही ताकि फायर कैलामिटी के बाद नए जीवन की रक्षा कर सके। ये छोटी क्रिएचर बहुत ही नाजुक थी, और कई डिमन बीस्ट्स और इंसान उसकी शक्तियों को हासिल करने के लिए उसका शिकार करना चाहते थे। अगर उसके पास कोई संरक्षक नहीं होता, तो उसे आसानी से चुरा लिया जाता, और फ्लेम बैले, जो एक रेयर प्रजाति है, हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो जाती। अनन्या जो कुछ भी जानती थी, उसने सभी को सब कुछ बता दिया। फियरी फिगर ने उन्हें यहाँ तक चेस किया था ताकि फ्लेम बैले की पीढ़ी को सुरक्षित रखा जा सके। फ्लेम बैले, जो फियरी ब्रेजियर के बीच स्टारी ट्री पर रेगिस्तान में पैदा हुई थी, अपनी प्रजाति की विलक्षणता की वजह से बेहद कीमती थी। इस दुनिया में न जाने कितनी प्रजातियां थीं, लेकिन सिर्फ फ्लेम बैले ही वो क्रिएचर थी जिसने प्राकृतिक प्रजनन की प्रक्रिया का उल्लंघन किया था। उसकी वंशावली एक विशेष तरीके से संरक्षित रहती थी, जो नेचर के आशीर्वाद से शुद्धता बनाए रखती थी। छोटी फ्लेम बैले खुशी खुशी मलबे के बीच खेल रही थी। जगह भर में तबाही और मौत का जो दृश्य था, वो उससे अनजान थी। उसकी मासूमियत इस आपदा से परे थी। आरव हमेशा सोचता था कि वो एक कठोर इंसान है। उसने पहले कई मौतें देखी थी, और उन एक्सपीरियंसेस ने उसे इमोशनलेस बना दिया था। लेकिन जब उसने देखा कि फियरी फिगर की फ्लेम्स धीरे धीरे बुझ रही थी और छोटी क्रिएचर इतनी ज्यादा जिंदगी से भरी हुई थी, तो अचानक उसके अंदर भावनाओं का तूफान उमड़ पड़ा। उसके गले में एक गांठ बन गई, और उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। फ्लेम बैले को यह एहसास नहीं था कि फियरी फिगर, जो उसकी माँ जैसी थी और जिसकी जिंदगी अब खत्म हो रही थी, उसी की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग रही थी। वो मासूमियत से अपनी बड़ी बड़ी आंखों को झपकाती रही, और एक हल्की आवाज निकाली, जो बिल्कुल एक छोटे बिल्ली के बच्चे की तरह थी। उसे ये नहीं पता था कि उसका जन्म कितनी कठिन हालातों में हुआ था। फियरी फिगर की जिंदगी अब खत्म हो चुकी थी। आरव के मन में एक बात साफ थी, जब उसने फ्लेम बैले को स्वस्थ रूप में जन्म लेते देखा, तो फियरी फिगर की आंखों में सिर्फ राहत थी। उसने अपने जीवन का कोई भी पल व्यर्थ नहीं समझा। उसे किसी बात का पछतावा नहीं था। अगर कुछ अधूरा था, तो बस ये कि उसके पास इस छोटी क्रीचर के साथ बिताने के लिए बहुत कम समय था। फ्लेम बैले ने हल्के से रोना शुरू कर दिया। उसके पास हवा में तैरने की एबिलिटी थी, और वो थकी हुई क्रीचर धीरे धीरे आरव की बाहों में उड़कर आ गई। आरव को ये देखकर हैरानी हुई। ऐसा लग रहा था कि छोटी क्रीचर तब से उसके आसपास मंडरा रही थी, जब से उसका जन्म हुआ था। क्या उसने गलती से आरव को अपना पिता मान लिया था? फियरी फिगर ने तुम्हारी आत्मा में अपना एक निशान छोड़ा था, जब वो तुम्हारे शरीर में घुसी थी। फ्लेम बैले अब तुम्हें ही अपना पेरेंट्स समझेगी। भाई आरव, मिस ज्योति चाहती है कि तुम इस छोटी फ्लेम बैले का अच्छा ख्याल रखो, अनन्या ने शांत स्वर में कहा। आरव ने अपने हाथों में आराम से सोई हुई उस नन्ही, क्यूट डॉल जैसी फ्लेम बैले को देखा, फिर उसकी निगाहें धीरे धीरे फीकी पड़ रही फियरी फिगर पर टिक गईं। वो सच में उम्मीद कर रहा था कि उसे कभी एक फ्लेम बैले नहीं मिलेगी, जो उसकी कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट बन सके। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे इस तरह ये अवसर मिलेगा। आरव ने गहरी सांस ली, ये समझते हुए कि अब उस पर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगर उसकी आत्मा अभी भी यहाँ है, तो उसे बता देना कि जब अगली फायर कैलामिटी होगी, मैं इस फ्लेम बैले को स्टारी ट्री पर ले जाऊंगा, और उसकी वंशावली की रक्षा करूंगा, आरव ने दृढ़ संकल्प के साथ अनन्या से कहा। अनन्या ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, वो आखिरी फायर कैलामिटी थी, और ये आखिरी फ्लेम बैले है। क्या? आरव हैरान होकर बोला। अनन्या ने चुप्पी साध ली, क्योंकि उसे ये जानकारी फियरी फिगर की बिखरी हुई यादों से मिली थी। फायर कैलामिटी फिर कभी नहीं होगी, और न ही स्टारी ट्री फिर से कोई फायर कैलामिटी फ्रूट देगा। ये नन्ही क्रिएचर आखिरी फ्लेम बैले थी, और जब ये मर जाएगी, तो इसकी प्रजाति हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगी। ठीक है, मैं इस नन्ही क्रीचर का अच्छे से ख्याल रखूंगा, आरव ने सीरियस होकर सिर हिलाते हुए कहा।
उसने सोचा था कि फ्लेम बैले को पाने की उसकी उम्मीद खत्म हो गई है, लेकिन आखिरकार उसे एक मिल ही गई। असल में हंटर्स द्वारा फैलाई गई फ्लेम बैले की जानकारी सिर्फ अफवाहें और अटकलें थीं। पिछले कुछ सालों में देखी गई फ्लेम बैले असल में ज्योति थी, जो अब फेयरी फिगर बन चुकी थी। उसकी बाहों में सोई हुई असली फ्लेम बैले एक छोटे बिल्ली के बच्चे जैसी हल्की थी, और एक नन्ही गुड़िया जैसी प्यारी लग रही थी। उसके चारों ओर की फ्लेम्स कमजोर थी और उनमें बहुत कम गर्मी थी। आरव ने अपने ख्यालों को शांत करते हुए समनिंग स्टार पैटर्न बनाना शुरू किया। हालांकि वो काफी समय पहले इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच चुका था, उसने कभी इंटरमीडिएट समनिंग स्पेल कास्ट नहीं की थी। न सिर्फ वो स्पेल कास्ट करने में धीमा था, बल्कि वो कई बार असफल भी हो चुका था। लेकिन इस बार उसने धैर्यपूर्वक समनिंग स्टार पैटर्न को पूरा किया और फ्लेम बैले पर कॉन्ट्रैक्ट सील लगाया। फ्लेम बैले ने उसकी एनर्जी को रिजेक्ट नहीं किया। उसने हल्के से करवट बदली और सील को एक्सेप्ट किया, फिर आराम से सो गई, जैसे वो आरव को बता रही हो कि उसे तब तक न जगाया जाए जब तक उसे खाने की जरूरत न हो। वैसे अगर फ्लेम बैले दूध पीती है तो तुम क्या करोगे? रुद्र ने आरव के पास जाकर उसे चिढ़ाते हुए पूछा। आरव ने एक सख्त चेहरा बनाते हुए बिना आवाज किए जवाब दिया, क्योंकि उसे चिंता थी कि उसकी बात से फ्लेम बैले की नींद न टूट जाए। भाग जाओ यहाँ से। मुझे लगता है वो सोल सीड पीसेस खाती है, और वो भी फायर एलिमेंटल होने चाहिए, माधुरी ने आत्मविश्वास से कहा। क्या? आरव हैरान रह गया। सोल सीड पीसेस? ये तो बहुत महंगे होते हैं। उसने सोचा कि दूध पिलाना कहीं ज्यादा सस्ता होगा। आखिरकार एक नैनी का खर्च हर महीने मामूली ही होता है। भाई आरव, क्या तुम्हारे पास फ्लेम बैले के लिए मिल्क पाउडर खरीदने के लिए काफी पैसे हैं? लकी ने धीरे से पूछा। आरव का चेहरा सीरियस हो गया। फ्लेम बैले ने कुछ ही मिनटों में फायर कैलामिटी फ्रूट के सभी टुकड़े खा लिए थे। भगवान ही जानता है कि उसे हर दिन कितने सोल सीड पीसेस खिलाने होंगे। मैच्योर होने से पहले उसे कितनी रकम खर्च करनी पड़ेगी। शुक्र है कि हमने नॉर्थ बनिंग वैली से कुछ सप्लाई बचा ली हैं। मुझे नहीं लगता कि ये काफी होगा। मैंने सुना है कि फ्लेम बैले सोल सीड्स भी खाती है, क्योंकि सोल सीड पीसेस से उसका पेट नहीं भरता। हाँ, कहा जाता है कि अगर तुम उसे सोल सीड्स खिलाओगे तो जब वो मैच्योर होगी तो उसकी फ्लेम्स और भी शक्तिशाली होंगी। आरव, मुझे यकीन है कि तुम्हारे जैसा इंसान उसे सही ढंग से पाल नहीं सकता। उसे मुझे दे दो, मेरे परिवार के पास उसके लिए कई सारे रिसोर्सेस हैं। आरव ने रुद्र को फिर से वही जवाब दिया, भाग जाओ यहाँ से। फ्लेम बैले की वंशावली असाधारण है। अगर तुम उसका सही से ख्याल रखोगे तो उसकी ताकत सच में सोच से परे होगी। आरव, चाहे तुम्हें अपनी सारी संपत्ति बेचनी पड़े, तुम्हें उसका अच्छे से पालन पोषण करना होगा। मुश्किल जीवन के बारे में मत सोचो, इससे जल्द ही तुम्हें अच्छा खासा मुनाफा होगा। मुझे अब आर्मी में वापस जाना है, वरना मुझे एक भगोड़े के रूप में पकड़ लिया जाएगा, लकी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। मैं तुम्हें खाली हाथ वापस नहीं जाने दूंगा, ये सोल सीड ले लो। भाई आरव, जब तुम लावा में बह रहे थे, मैंने एक डायमंड रॉक ढूंढ लिया था। मैं इसे अच्छी कीमत पर बेच सकता हूँ। तुम सोल सीड को अपनी छोटी फ्लेम बैले को खिलाने के लिए रखो। आरव ने शक की नजर से देखा। मैं इसे ले रहा हूँ। रुद्र ने डेमोनस की स्पेस रिंग से रिसोर्सेस निकाल लिए। उसमें ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ फायदेमंद चीजें थी। अनन्या ने डेमोनस से एक साइकिक इक्विपमेंट उठाया, जो काफी मूल्यवान लग रहा था। हालांकि आरव की तुलना में उनका मुनाफा उतना बड़ा नहीं था, लेकिन उनकी लूट असली पैसे और इक्विपमेंट के रूप में थी। जबकि आरव को अभी भी फ्लेम बैले पर काफी इन्वेस्टमेंट करना था। वो पहले से ही रिसोर्सेस की कमी से जूझ रहा था, और अब उसे एक छोटी फ्लेम बैले को भी पालना था, जो सिर्फ फायर सीड्स और फायर सीड पीसेस खाती थी। लगता है उसे और मिशंस करने पड़ेंगे, वरना वो अपने परिवार का पेट नहीं भर पाएगा।